हेलो फ्रेंड्स, पार्ट टू में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि निफ्टी अगर बुलिश मोमेंटम कैरी करती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, कोई हर्डल्स नहीं आता है, कोई क्रैश नहीं आता है, कोई एआई बबल, डेट बबल कुछ नहीं होता है, तो जो इंडियन मार्केट है, जो निफ्टी है, वो कहाँ तक जा सकता है 2029 तक। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर जो सिनेरियोज बन रहे हैं या फिर जो बात हो रही है मार्केट में कि एआई बबल बन रहा है, डेट बबल बन रहा है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। एज अगेन 2029 तक का ही सिनेरियो लेके बात करेंगे और इस वीडियो में पर्टिकुलरली बहुत नई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ जो है आपने फर्स्ट टाइम सुनी है या फिर फर्स्ट टाइम आपको पता चला, तो आप मुझे वीडियोस मतलब कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी जो है अभी 23,622 के आसपास क्लोज हुई है। और वहीं अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स 51,207 ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम इसके आरएसआई की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 के आसपास आ चुका है इसका आरएसआई। वहीं अगर हम नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक भी ऑल टाइम हाई के ही आसपास है, ऑल दो 29,635 के आसपास क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन। बट अगर इसका आरएसआई देखें तो 74 पे आ चुका है। अभी रिसेंटली देखें तो रिसेंटली ऑलमोस्ट 77 के आसपास गया था। एंड निकाई की बात करें तो निकाई भी ऑलमोस्ट 67,000 प्लस में है, इसका भी आरएसआई ऑलमोस्ट 78 पे आ चुका है। सो अभी बात करते हैं कि इंडिया में मतलब इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो कब कब क्रैश हुआ और कितने परसेंट से गिरा, सो दैट आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाए कि जब मार्केट गिरता है तो कितने परसेंट से गिरता है और कितना परसेंट तक गिर सकता है बेसिकली। तो फर्स्ट टाइम 1992 के आसपास गिरा था जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, मतलब इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम ऑलमोस्ट 50-55% के आसपास गिरा था। फिर उसके बाद से 2001 में ऑलमोस्ट जो .com बबल था उसकी वजह से 38% के आसपास गिरा था। फिर 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था लेमन ब्रदर की वजह से, सब प्राइम लोन की वजह से, तो उस टाइम ऑलमोस्ट 60% से करेक्शन हुआ था। उसके बाद से कोविड वाला तो आपको आई एम श्योर याद होगा, कोविड में ऑलमोस्ट 38-40% के आसपास से करेक्शन आया था। और उसके बाद से अभी रिसेंटली जो वॉर सिचुएशन जैसे चल रहा था ईरान और इसराइल का, ईरान इसराइल का भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि एक तरीके से निफ्टी जो थी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड हो गई थी एज़ पर आरएसआई भी और एज़ पर अदर स्टफ भी। तो उसकी वजह से 17%, बट इसको हम करेक्शन में कह सकते हैं बट मेजर क्रैश में नहीं ला सकते। तो मेजरली जो डोमेस्टिक क्रैश होता है बेसिकली, जैसे हर्षद मेहता स्कैम हो गया, सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम हो गया, या फिर अभी रिसेंटली हम बात करें राजेश एक्सपोर्ट की, जो पिछले 15 लाख का फेक रेवेन्यू दिखा रहा था। ऑलमोस्ट उतना बड़ा स्कैम तो नहीं था, बट अगर हम उसके ऑल टाइम हाई से बात करें तो ऑल टाइम हाई से अभी तक, एक टाइम पे जब उसका स्टॉक ऑल टाइम हाई पे था तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप था। बट अभी देखें तो अभी 3,000 करोड़ से भी नीचे आ चुका है उसका मार्केट कैप। तो ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ वाइप आउट हो चुके हैं। तो 27,000 करोड़ कम नहीं होता है, बट मार्केट ऑलरेडी एक पेन से गुजर रहा है, तो इसलिए हो सकता है उस पर उतना ज़्यादा असर ना पड़े। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कुछ इंटरनल होता है इन कंट्रीज़, मतलब इंडिया में कुछ भी होता है, स्कैम हो गया या फिर कुछ भी इमरजेंसी, जैसे राजीव गांधी की असैसिनेशन हुई थी या फिर इंदिरा गांधी की, तो उस केस में जो है मार्केट वो 45% तक क्रैश हो जाता है। ठीक है, और अगर ग्लोबल लेवल की बात करें, जैसे 2008 का था, 1929 का क्रैश था, .com बबल था, तो अगर ऐसे सिनेरियोज बनते हैं तो ऑलमोस्ट कभी कभी 60% तक भी हमने देखा है कि मार्केट में मेजर क्रैश आता है। तो ये बेसिकली 50-60% के ही रेंज में रहता है, मैक्स टू मैक्स 60% गया है। 1929 का जो सिनेरियो था वो अलग था। 1929 में ऑल्दो डाउ जोन्स की बात करेंगे, इंडियन मार्केट तो उस टाइम पे था नहीं, तो डाउ जोन्स जो है उस टाइम पे ऑलमोस्ट 85% तक क्रैश कर गया था। एक चीज़ और, अगर यूएस मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट भी गिरेगा। बेसिकली इसका जो कोरिलेशन है वो 0.68% अभी के हिसाब से है। बेसिकली ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ा मतलब कभी कम होते रहता है, कभी बढ़ते रहता है, ऐसे करके 2001-2 के आसपास 0.4 पे था और कोविड के टाइम पे 0.95 तक चला गया था। तो इसका
मेन ये है कि अगर S&P 500 या डाउ जोन्स 10% गिरता है आज के टाइम पे, तो निफ्टी 6 से 7% गिरेगा। बेसिकली ये निफ्टी के लिए नहीं है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना का हो गया, ये क्या कहते हैं, निकाई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो हर किसी के साथ कोरिलेशन है यूएस मार्केट का, क्योंकि यूएस मार्केट का अगर मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट $80 ट्रिलियन का है। तो अभी उन पॉइंट पे हम फोकस करते हैं कि किस वजह से मार्केट में क्रैश आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेट की, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने बताया हुआ था कि ऑलमोस्ट यूएस में $39.2 ट्रिलियन का डेट हो चुका है, और इंडिया का डेट देखें तो ऑलमोस्ट कितना था। तो ये बेसिकली नेशनल डेट है जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये वाला, ये जो पार्ट है, कहाँ गया भाई, ये जो पार्ट है ये नेशनल डेट है, मतलब ऑलमोस्ट $2.2 ट्रिलियन के आसपास है। अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो ये 84%, 84-85% के आसपास आता है। और ये इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यूएस की बात करें तो यूएस का जो डेट है वो ऑलमोस्ट $40 ट्रिलियन तक पहुँच चुका है, और उसका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 125% पे है। सो बेसिकली जो क्रैश के पैरामीटर्स होते हैं उसमें डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब भी 100 के ऊपर किसी भी कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो आने लगे तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग और वार्निंग में रहता है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब 100 या 200 प्लस में भी है। जापान अभी 225% पे था। ये बेसिकली 2026 इनिशियल स्टेज का है, और 2026 में अगर जून की बात करें तो 225% के आसपास था। सिंगापुर 180-185 के आसपास है। सूडान, बहरीन, इटली, मालदीव, यूएस 125% के आसपास है। तो बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं, बेसिकली जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, यूएस हो गया, तो ये इनका जो डेट टू जीडीपी है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है। यूएस का तो थोड़ा सा कम है, बट यूएस के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका जो डेट है वो $40 ट्रिलियन का है, और हर 3 महीने के बाद से जो उसका सिर्फ इंटरेस्ट है वो $1 ट्रिलियन का आता है। तो आने वाले मतलब मुझे लगता है कि 2030 तक वो $50 ट्रिलियन ईजिली क्रॉस कर जाएगा। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ग्रीस 150%, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन। सेकेंड चीज़ आता है कि 1929 में क्या हुआ था कि एक्सेसिव लेवरेज था, मतलब 90:10 का रेशियो चलता था 1929 के टाइम पे। मतलब अगर आपके पास ₹10 है तो आप ₹100 तक का सामान खरीद सकते थे, ठीक है। इतनी ज़्यादा लेवरेज मिलती थी। तो लेवरेज का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉडाउन है या रिस्क है वो ये है कि जब मार्केट गिरने लगता है तो आपकी पोजीशन फिर वो सेलिंग ऑटोमेटिक चलते रहती है। अभी अगर कुछ टाइम पहले ज़ीरोधा ने अपने ऑफिशियल पेज पे ये मतलब सर्कुलर जारी किया था, इवन एनएससी ने भी, कि जो इनका एमटीएफ बुक है वो ऑलमोस्ट 1,30,000 करोड़ का हो चुका है। ऑल्दो अगर हम इसको बिल मतलब डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत छोटा अमाउंट है, बट अलार्मिंग अगेन यूएस है। यूएस का जो एमटीएफ बुक साइज हो गया है वो ऑलमोस्ट 1.4 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का जो एमटीएफ बुक साइज़ है वो अप्रॉक्स $425 बिलियन के आसपास है। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जो क्रैश के टाइम पे देखे जाते हैं, एक लेवरेज मतलब, दूसरा डेट टू जीडीपी रेशियो, और तीसरा होता है बॉन्ड मार्केट से। तो बॉन्ड मार्केट की बात करें, एक सेकेंड, तो बॉन्ड मार्केट में उतनी ज़्यादा उथल पुथल नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। और ये इस रीज़न है क्योंकि अगर हम यूएस की बात करें तो जो रेम पॉवेल जो था वो बंदा मतलब ट्रम्प की उसने एक नहीं सुनी, और उस बंदे ने ना रेट कट्स किए ना रेट हाइक्स किए, और काफ़ी टाइम तक जो स्टेबल रखा रेट्स को। अगर आप 10 साल के बॉन्ड यील्ड को मतलब यील्ड को देखोगे तो 4.48%, 5 साल 4.2%, और 2 साल का 4.08%। बट इसमें एक चीज़ आती है, ये अभी नॉर्मल सिनेरियोज में है, बट अगर यहाँ पे आपको 5 साल का जो यील्ड है वो 5% पे होता, और 10 साल का जो यील्ड है वो 4.48% पे होता, तो ये अलार्मिंग होता। तब थोड़ा सा जो हमने 2 पॉइंट्स काउंट किए, ये तीसरा पॉइंट और एड ऑन हो जाता है। तो इसको बॉन्ड इवर्जन कहते हैं, जो यूजुअली जो जब वर्स्ट सिनेरियोज आ जाते हैं तभी देखने को मिलता है। बट अभी क्या है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा
ठीक ठाक है, मतलब सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल है। इवन अगर आप 30 इयर्स भी देखोगे तो 30 इयर्स का भी जो है वो 4.9% है। बेसिकली क्या होता है कि जो जब लॉन्ग जब मतलब शॉर्ट टर्म यील्ड लॉन्ग टर्म यील्ड के रिटर्न से ज़्यादा महंगा हो जाए तब समझ लेना कि ये अलार्मिंग है। यूएस डेट देखें तो ऑलमोस्ट 39.2 ट्रिलियन हो चुका है, ये मई के हिसाब से है, और मई 2026 में 124% के आसपास इसका डेट टू जीडी। फोर्थ आता है कैपे रेशियो। तो बेसिकली कैपे रेशियो जो होता है कि पिछले 10 साल में जो पी का एवरेज होता है उसको कैलकुलेट के किया जाता है। तो अभी लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, तो कैपे रेशियो जो है यूएस का, आई मीन जो नैस्डैक है, डाउ जोन्स है और निकाई है, इसके बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। इंडिया का अभी भी अंडर वैल्यूड है, मतलब फेयर है। अंडर वैल्यूड तो नहीं कह सकते बट फेयर है। बट इन दोनों का ऑलमोस्ट एक पॉइंट ऊपर चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 38-39 के आसपास है, जो कि 1929 के टाइम भी सिमिलर था। नेक्स्ट आता है कि मार्केट में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं, जैसे मैग्निफिसेंट हो गया, वही मार्केट को ड्रैग कर रही हैं ऊपर की साइड में, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं, और पार्टिसिपेंट्स कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम S&P 500 का देखें तो ऑलमोस्ट 50 to 60 ऐसी कंपनीज हैं जो कि मार्केट को लेके जा रही हैं। जो भी रिटर्न पिछले 1-2 महीने में 20-22% के आसपास बना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये फोर्थ पॉइंट ये है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो मार्केट को चला रही है, जो कि सबसे बड़ा एक अलार्मिंग पॉइंट है। अगर आप एनवीडिया का मार्केट कैप देखोगे ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है, और इसका रेवेन्यू देखोगे तो $21 बिलियन के आसपास ही है। इवन जितने भी AI के हैं, इवन जो SpaceX का IPO आया, वो उसका जो मार्केट कैप है 1.8 ट्रिलियन का है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम उसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू $18 बिलियन के आसपास थी। अभी एंट्रोपिक का जो IPO आने वाला है उसका वैल्यूएशन $965 बिलियन का है, उसका रेवेन्यू 45-47 बिलियन के आसपास है। ChatGPT जो सैम ऑल्टमैन की है, ओपन AI, उसका भी ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के आसपास, 1.25 या 1.3 के आसपास IPO आने वाला है। उसका जो रेवेन्यू है वो भी 17-20 बिलियन के ही आसपास है। और अगर आपको 2001 का याद हो, डॉट कॉम बबल, तो डॉट कॉम बबल के पहले जितनी टेक कंपनीज थी और जितने IPOs आ रहे थे, मतलब मैं एक डाटा देख रहा था, ऑलमोस्ट 470+ IPOs आए थे उस टाइम पे, और हर IPO मतलब 50% 70% रिटर्न दे रही हैं, मतलब 5x 10x तक सब्सक्राइब हो रही थी। अभी रिसेंटली 1 साल पहले MSME का एक IPO आया था इंडिया में लास्ट ईयर। वो उसके 4 या 5 ये थे, क्या कहते हैं, 4 या 5 शोरूम्स थे, वो भी व्हीकल के, और उस बंदे ने IPO निकाला था, और वो IPO ऑलमोस्ट 7-8 टाइम 10 टाइम्स आई गेस सब्सक्राइब हुआ था, कोई व्हीकल कंपनी थी। तो ऐसे करके उसका रेवेन्यू मतलब 8 या 10 करोड़ भी नहीं था। तो बेसिकली ये भी एक अलार्मिंग पार्ट होता है कि जब IPO मेनिया चलने लगे, ठीक है, IPO मेनिया चलने लगे और जो कंपनीज़ हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, ओवर प्राइस्ड हैं। अभी SpaceX की ही बात करें तो SpaceX बहुत ओवर प्राइस्ड है। SpaceX हो गया, एनवीडिया हो गई, एंथ्रोपिक हो गया, जितने AI के हैं। तो एक बार मैं इस चीज़ को समराइज़ कर देता हूँ कि जब भी मार्केट में क्रैश आने वाला होता है तो कौन सी ऐसी 7-8 चीज़ें हैं जो इंसान को देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ डेट टू GDP रेशियो, जो मतलब कहा जाता है कि वॉरेन बफे ने मतलब उनके नाम से ज़्यादा फेमस है। तो इसमें क्या होता है कि डेट टू GDP जो रेशियो है वो अगर 80 के अबव जाने लगे तो अलार्मिंग हो जाता है, तो फर्स्ट उसको मान लेते हैं। सेकंड आ जाता है कि वैल्यूएशन, जो सिलर कैपे रेशियो मैंने बताया, तो वो सेकंड होता है। वहाँ पे क्या है कि जब भी 20 के अबव आने लगे तो समझ ले आना चाहिए कि ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। और 1929 हो, 2008 हो, या फिर 2020, 2008 का ही मानते हैं, 2000 और 2008 का, तो उस टाइम पे 40 के आसपास चला गया था। अभी जो सिचुएशन है वो ऐसे ही है, मतलब वैसे ही है। 1929 वाला 39-38 के आसपास कैपे रेशियो चला गया है। उसके बाद से अगर हम बात करें मार्जिन डेट की, हमने थर्ड, तो मार्जिन डेट में क्या है कि
1.18 ट्रिलियन उसका हो चुका है यूएस का, $400 बिलियन के आसपास, $425 बिलियन के आसपास चाइना का है, और इंडिया की बात करें तो 1,30,000 करोड़ के आसपास है। बॉन्ड की बात की हमने, बॉन्ड एज इट इज़ नॉर्मल दिख रहा है। और उसके बाद से मार्केट कंसंट्रेशन की बात की जाती है, तो मार्केट कंसंट्रेशन में अगर हम यूएस मार्केट की स्पेशली बात करें तो अभी एआई ही मार्केट को चला रहा है। अदर जो स्टॉक्स हैं वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। इवन S&P 500 में 50 to 60 ही ऐसे स्टॉक हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आता है रिटेल फ्रेंसी। बेसिकली 1929 के टाइम पे भी ऐसे हुआ था। जो शू पॉलिश, जो शू मेकर थे, बेसिकली जो रिक्शा पुलर थे, जो आम आदमी थे, मतलब दुकान पे जो पान बेचने वाला है वो भी स्टॉक मार्केट की टिप्स दे रहा था। तो जब मार्केट ऐसे बनने लगे तो समझ लेना कि मार्केट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है और आने वाले टाइम में मतलब एक मैसिव क्रैश हो सकता है। तो ये जो 6-7 पॉइंट बताए, बेसिकली 4 पॉइंट ही टिक करना होता है और ये 4 पॉइंट टिक हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप सारी चीज़ें देखोगे, डेट टू जीडीपी, कैपे, उसके बाद से मार्केट कंसंट्रेशन, उसके बाद से मार्जिन डेट, तो ये चारों इजीली हिट हो रहे हैं। और हिट से ज़्यादा मतलब एक लिमिट होती है ना, वो उसको टच कर रहे हैं। तो इस रीज़न से चांसेस हैं कि ये तो फटेगा, बट कब फटेगा इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में। सो निफ्टी की मैं बात करता हूँ पहले। तो मैं दो सिनेरियोज दूंगा, दो थ्योरी जो मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल मुझे लगता है। ठीक है, तो पहले अभी देखें तो निफ्टी जो है 23,600 पे आ गई है। और अगर हम RSI देखें तो 49 मतलब ऑलमोस्ट 50 के ही आसपास है। तो मुझे लगता है जैसे हमने दूसरे निकाई के RSI देखे, डाउ जोन्स के देखे, नास्डैक के देखे, तो उसके RSI नास्डैक के और निकाई के मतलब 75 प्लस में है। बट डाउ जोन्स की देखें तो 67 के ही आसपास है। ठीक है, तो इस रीज़न से मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा अभी। ठीक है, क्योंकि अगर हम RSI का प्राइस एक्शन देखें तो RSI का जो प्राइस एक्शन बना है वो 50 के आसपास है, और 50 के आसपास से यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, ऊपर जाने के बाद से हो सकता है 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक एटलीस्ट इस जोन के आसपास आए, या फिर इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास बेसिकली 80 प्लस में आए, 80-82 के आसपास, फिर वहाँ से करेक्शन आएगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि ये 80 कब जाता है। और यहाँ पे हम अगर प्राइस की बात करें, मतलब अभी जैसे 23,600 के आसपास है, तो यहाँ से 80 तक पहुँचने में 27,000 तक जाता है, 28,000 तक जाता है, फिर वहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो चीज़ें इतनी इजी नहीं है। अभी मैं कुछ एक इंटरव्यू देख रहा था रिसेंटली, और ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट भी था, तो उसमें बताया गया था कि मतलब यूएस ने पिछले 6-7 महीने में $7 ट्रिलियन पंप किए हैं स्टॉक मार्केट में। और ये पंप इसलिए किया गया है ताकि मार्केट को और ऊपर लेके जाया जा सके। ठीक है, इसके पहले भी बताया था मैंने कि कोविड के टाइम पे यूएसए में, मतलब यूएस ने ऑलमोस्ट $8 ट्रिलियन प्रिंट किया था। तो ये वहाँ के लिए बहुत आम बात है, वो मैनिपुलेट चीज़ों को करते रहते हैं। बेसिकली वो करेंगे भी, अपनी कंट्री को सेफ जो करना है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से अगर गिरी तो 15,000 तक आ सकती है, बट ऐसा होगा नहीं कि एकदम से यहाँ से नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ से 50 पर पे ऑलरेडी है। तो यहाँ से अगर कुछ खास करेक्शन हुआ तो 6-7 हज़ार पॉइंट का ही होगा। बट एक बार क्या करेंगे ये कि मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, 26,000 28,000 तक का रेंज रखेंगे। फिर वहाँ पे जैसे ही एक बार 28,000 तक पहुँच गया, 27-28,000 तक, हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या फिर हो सकता है 2027 में भी एंटर करा दें। फिर वहाँ से वो डंप करेंगे और फिर मार्केट में एक खतरनाक क्रैश आएगा। तो पहली थ्योरी मेरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए जहाँ से जिस लेवल पे है, और यहाँ से अगर नीचे आता है तब फिर मार्केट ऑलमोस्ट 18,000 और 15,000 के बीच में कहीं आके रह जाएगा। बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, और एक बार जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाएगा 26,000 to 28,000 के आसपास, फिर वहाँ से मार्केट को डंप करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी देखें तो मार्केट, इंडियन मार्केट
ऑलरेडी 17% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो इंडियन मार्केट को थोड़ा सा और प्रीमियमाइजेशन किया जाए, थोड़ा और ऊपर लेके जाया जाए, फिर डंप किया जाएगा। तो मेरी यही थ्योरी है। अब देखने वाली बात होगी कि मतलब अगर 28,000 भी जाता है तो वहाँ से भी अगर हम 40% देखें, अगर भाई यहाँ से अगर हम 40% का करेक्शन देखें तो 40% मतलब फिर वही 18,000 के आसपास ही आएगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट होता है। इस लेवल से तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी गिरेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है, क्योंकि चीज़ें जैसी होती हैं, जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं, और जैसी होती हैं वो दिखती नहीं। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट एक बार ऊपर लेके जाएंगे और फिर वहाँ से डंप किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।